Hi, welcome back. Now let's start with this new chapter which is thinking. Thinking basically refer करता है to that mental process where we are manipulating the information ताकि हम concepts form कर पाएं, problem solve कर पाएं, decisions बना पाएं और अपने experiences पे reflect on कर पाएं. ये बेसिकली एक हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शन है जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करती है और डायरेक्ट भी करती है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वंस माइंड टू कंसिडर और रीजन अबाउट समथिंग. ये एक हायर लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है जहाँ पर हम माइंड को बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को कंसिडर कर पा रहे हैं और रीज़न भी कर पा रहे हैं. इसका इम्पॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये एसेंशियल है हमें समझना. हम वर्ल्ड को कैसे समझते हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, गोल्स को कैसे सेट करते हैं. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो हमें अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, हमारे एक्सपीरियंसेस का एक सेंस फॉर्म करने में और हमारे फ्यूचर को प्लान करने में. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में इनटू कैटेगरीज या फिर क्लासेस बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड एट्रीब्यूट्स. यानी कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाना चीज़ों को कैटेगरी वाइज कर लेना, इवेंट्स को, आइडियाज़ को एक ऐसे कैटेगरी में डाल देना जिनमें कॉमन फीचर्स हो. ठीक है, जैसे एनिमल्स एक पूरा क्लस्टर वर्ल्ड हो गया. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करते हैं ताकि हम उस चीज़ को आगे अच्छे से यूज़ कर पाए. फिर आते हैं प्रोटोटाइप, यानी कि एक ऐसा आइडियल एग्जाम्पल रखना या एक ऐसा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रखना किसी भी एक कॉन्सेप्ट का. जैसे कि एनिमल में हमने टाइगर रख लिया एक प्रोटोटाइप. ठीक है, तो बेसिकली बर्ड्स का प्रोटोटाइप रॉबिन बर्ड हो गई. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमने एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रख लिया उसे कॉन्सेप्ट का. स्पेसिफिक नेक्स्ट चीज़ आती है एग्जाम्पलर्स की. एग्जाम्पलर्स मतलब कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल रखना हमारी मेमोरी में हम जब स्टोर करते हैं जो कि कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी. जैसे कि कई सारे टाइप्स की वर्ड्स में हमने एग्जाम्पल लिख लिया स्पैरो और ईगल का. जैसे कि हम कई सारे साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो हम हर कॉन्सेप्ट के साथ एक या दो एग्जाम्पल याद करके चलते हैं ताकि वो हमारे मेमोरी में अच्छे से रिस्टोर हो सके और उसे कॉन्सेप्ट को भी रिप्रेजेंट कर सके. अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं. यानी कि उस एक कॉन्सेप्ट के पीछे जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे. फिर हम उसे कैटेगराइज करेंगे, यानी कि हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्ट या कौन से इवेंट में आ रहा है, उसके क्या शेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं. आपने एक टेबल देखा, टेबल को आपने आइडेंटिफाई किया, उसके एसेंशियल फीचर्स को देखे कि हाँ ये एक फर्नीचर है. फिर आपने उसको एक कैटेगरी दे दी फर्नीचर की. फिर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को एक्वायर करना अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के थ्रू. एक्सपीरियंस एक्सपोजर यहाँ पे कहाँ से आ गया, आपने देखा था कि अच्छा वुडन का चेयर होता है या ऐसे कई सारे फर्नीचर्स आपने देखे थे, उसका शेप देखा था तो उसके बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे जिससे आप उस चीज़ को रिलेट कर पाए और उस एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर पाए. मैंने काफ़ी छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है. बाकी इसी प्रोसेस के थ्रू हम बिल्कुल हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की. प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं अपने उन सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स के लिए. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर इज़ अ गोल बट नो इमीडिएट सॉल्यूशन. यानी कि प्रॉब्लम में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमें गोल तो पता है बट हमें प्रॉपर उसका वे नहीं पता, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं पता. प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्टेजेस भी होती है. सबसे पहली स्टेज होती है कि हम प्रॉब्लम को समझते हैं, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे कि उस प्रॉब्लम का नेचर क्या है. सेकेंडली, हम एक प्लान डिवाइस करते हैं, यानी कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे जॉट डाउन करेंगे. नेक्स्ट, हम कैरी आउट करेंगे उस प्लान को, यानी कि हमने जो भी सॉल्यूशन उसमें से चूज़ किया है, जैसे हमने जो भी प्लान ए प्लान बी रखा है तो उसमें से हम प्लान ए को चूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर हम आते हैं रिजल्ट के इवैल्यूएशन पे, यानी कि हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा. अगर वो नहीं इफेक्टिव रहा तो हम फिर
उस पे आ जाते हैं री इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि हम फिर प्लान बी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्टेजेस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अगर हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो इसमें पहली स्ट्रैटेजी होती है एल्गोरिदम्स की, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेकर के चलते हैं ताकि एक गारंटीड सॉल्यूशन हमको मिल जाए। जैसे कि हम मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, वो एल्गोरिदम्स है। सेकंड होते हैं ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स या वो रूल ऑफ थंब जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी सिंप्लीफाई हो सकती है, यानी कि ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर हम मोस्ट केसेस में यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके पीछे एक सॉल्यूशन लगाते हैं, नए रिजल्ट निकलता फिर दूसरा लगाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर है। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो दो टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका क्लियर गोल और क्लियर सॉल्यूशन है, जैसे कि किसी एक मैथ इक्वेशन को सॉल्व करना। सेकेंडली इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिनका एम्बिग्यूअस गोल है और मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि कोई सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या आपका कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो वहाँ पे आपको हाँ गोल एक तरीके से एम्बिग्यूअस गोल है कि हाँ चलो पीस मेंटेन हो जाए, बट उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। ये हो गया इल डिफाइंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं कई सारे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से, यानी कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपने डिसीजन को, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पर एक नीड है टू मेक अ डिसीजन। फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, यानी कि हम रेलिवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। उन डिफरेंट ऑप्शंस में से हम इवैल्यूएट करेंगे कि अच्छा हमें इसमें से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना चाहिए। फिर हम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उस ऑप्शन को हम एक्शन में लेकर के आते हैं। और फिर अपने डिसीजन को रिव्यू करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो क्या डिसीजन निकल करके आया, उसका आउटकम क्या आया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अगर मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपको मास्टर्स अभी आगे करनी है या ग्रेजुएशन करनी है बेसिकली, तो आपने क्या स्पेशलाइजेशन लेना है इस चीज़ का आपको एक पूरा आप माइंड मैप बनाओगे। आप कई सारे रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करके लाओगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओगे कि अच्छा कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा। ऐसे करके आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर आप इवैल्यूएट करोगे कि आपके हिसाब से इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा अच्छा होगा, तो आप उस चीज़ को चूज़ करोगे। फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो एक्शन में, आप उस कोर्स के बारे में और चीज़ें पता करते हो या वो स्पेशलाइजेशन लेने की तैयारी करते हो। फिर आप फाइनली उस डिसीजन को अपने रिव्यू करते हो कि हाँ वो अच्छा आउटकम निकल करके आया नहीं, आप उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट अपॉन करते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉमन बायसेस की, कुछ कॉमन बायसेस होते हैं, जैसे कि पहला है कॉन्फर्मेशन बायस, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को फेवर करते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स के साथ, हम उसके साथ उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी नई न्यूज़ आई, नई इन्फॉर्मेशन आई, तो अब हम उस चीज़ को कंफर्म करेंगे अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव के साथ। हाँ अगर हमें याद है कि अच्छा हाँ मम्मी ने ऐसा ऐसा बताया था, ये चीज़ तो ऐसी होती ही है, तो अब मैं उसको उस चीज़ के साथ रिलेट करके उस वाले डिसीजन को फेवर करने लग जाऊंगी। नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रीडली अवेलेबल है हम उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करने लगते हैं अपने डिसीजन को बनाने के लिए, यानी कि अवेलेबिलिटी को देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है एंकरिंग बायस की, यानी कि हम टू हैविली रिलाय करते हैं ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल पहले ही हमें पता चल गया कि अच्छा स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में लेनी चाहिए, तो हम बिल्कुल उसी पे रिलाय करने लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट की गई थी। तो ये कुछ कॉमन बायसेस होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग में आते हैं। हम डिसीजन लेते टाइम ये बायसेस कभी कभार कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है कि कैसे हम जनरेट कर रहे हैं नए ओरिजिनल और वैल्यूएबल आइडियाज़ को। क्रिएटिविटी जो है बेसिकली ये एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर हम नोवेल और यूज़फुल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर पाए। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो इस स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज आता है प्रिपरेशन का, यानी कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, हमें एक प्रॉब्लम पता चली। देखिए दो तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग होगी, या तो आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज के लाओगे, या तो आपको एक ऐसा
पता है आपको मार्केट में ये प्रॉब्लम है और इसके लिए इतने इतने प्रोडक्ट्स भी हैं, ये सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स नया सॉल्यूशन निकाल करके लाना है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ गई, अब आप गैदर करोगे इन्फॉर्मेशन को और मटेरियल्स को जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी। फिर आता है इंक्यूबेशन, यानी कि सबकॉन्शियसली आप प्रोसेस करते हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, दिन भर में आपने मतलब आप कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, लेजर एक्टिविटी भी कर रहे हो, खाली बैठे हो, फिर भी आपके दिमाग में वो थॉट कहीं ना कहीं चल रहा है, प्रोसेस कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को लगातार। ठीक है, ये होता है इंक्यूबेशन। फिर आता है इल्यूमिनेशन, इसको आहा मूवमेंट भी कहा जाता है, यानी कि बस वही एक पॉइंट जहाँ पे वो क्रिएटिव आइडिया इमर्ज हो गया। ठीक है, फिर आता है वेरिफिकेशन, यानी कि अब हम उस क्रिएटिव आइडिया को टेस्ट करेंगे और उसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने के लिए कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट करते रहना विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। माइंड मैपिंग दूसरा क्रिएटिविटी का टेक्निक है, जैसे कि कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को देखना, एक माइंड मैप बनाना। एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, यानी कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना ताकि आपकी वो जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्टिमुलेट हो सके। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो भी इन्वॉल्व होती हैं थिंकिंग में, अब उसकी बात करते हैं। थिंकिंग के टाइम पे कई सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस साथ में काम करती हैं, जैसे कि इंटरकनेक्टेड होती हैं। पहला आता है कॉग्निटिव मैप्स का, यानी कि हम फिजिकल स्पेसेस और एनवायरनमेंट्स का मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने सिटी का लेआउट थोड़ा सा याद रखा है, या हम खुद को नेविगेट कर ले रहे हैं थ्रू अपना घर, ठीक है, उस सिटी में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये कॉग्निटिव मैप्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं स्पेटियल नेविगेशन में और हमारे एनवायरनमेंट को समझने में। लेटेंट लर्निंग क्या होती है, बेसिकली ये वो लर्निंग है जो कि अकर होती है विदाउट इमीडिएट रेनफोर्समेंट और डिमॉन्स्ट्रेट होती है जब भी कोई इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। ये मैंने लर्निंग के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट था मेज़ वाला, जहाँ पे रैट्स ने लर्न कर लिया था मेज़ के लेआउट को इवन विदाउट अ रिवॉर्ड, और जब उन्हें रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने वो नॉलेज अपनी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी। इनसाइट लर्निंग क्या है, बेसिकली सडन रियलाइजेशन है। इसमें कॉलर का एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया था जो कि चिंपैंजीज के साथ था, कि कैसे उन्होंने कई सारे टूल्स का अचानक से सडन रियलाइज़ किया कि अच्छा अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को और उन टूल्स का इस्तेमाल करके बनानाज ले लिया था। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि थिंकिंग का एप्लीकेशन क्या है, थिंकिंग बेसिकली कई सारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ की जा सकती है, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे कि कैसे वो किसी कॉन्सेप्ट के अराउंड चीज़ें समझ सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें अपना इन्फॉर्मेशन। वर्क प्लेसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ों को एनहांस कर पाएंगे, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस कर पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करो और कैसे क्रिएटिविटी फॉस्टर कर पाओ, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर पाओ। अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो थिंकिंग जो है एक मल्टी फेसेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें वेरियस मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी। इन प्रोसेसेस को समझना और इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में नेविगेट करना, इन्फॉर्म डिसीजंस लेना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस अप्लाई करना, यही वो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ के जहाँ पर हम थिंकिंग का यूज़ करते हैं। हम अपने थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं, हमारे स्किल्स के साथ, स्ट्रैटेजीज़ के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और अपने ओवरऑल इफेक्टिवनेस को, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। नाउ this is the end of this chapter. I hope I was able to clear the concepts. अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। सेकेंडली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माइंड मैप मिल जाएगा और आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्लस आपको नोट्स भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे। माइंड मैप का आप यूज़ कर सकते हो क्विक रिविजन के लिए एग्जाम ड्यूरेशन में। थैंक यू सो मच।